दिल्ली सुल्तानेट सुल्तानेट बोलने का रीजन क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। जितने भी राजा या एम्परर दिल्ली के गुजरे हैं, अक्सर ने जनरली अपना नाम सुल्तान रखा है। फ्रॉम 1206 टू 1526, इस पीरियड में जितने भी राजा गुजरे हैं, इन सबको दिल्ली सुल्तान पे जो हुकूमत की है। एक्सेप्शन है इसमें, सैयद डायनेस्टी के कुछ जो राजा थे उन लोगों ने खुद को सुल्तान नहीं बोला था, बट मेजोरिटी जो थे वो सब ने सुल्तान कहा था, इसलिए इसको दिल्ली सुल्तानत बोलते हैं। दिल्ली सुल्तानत में कितने डायनेस्टीज थी? देखो, डायनेस्टीज क्या होता है? राजपाट का घराना जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डायनेस्टी। तो दिल्ली सुल्तानत में टोटल 5 डायनेस्टीज थी। ठीक है, नंबर 1 जो आता है उसको हम लोग, इसके बहुत सारे नाम है, आमतौर पर स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। जब इस पे डिटेल पढ़ेंगे तो देखते हैं क्या क्या होता है। इसका पीरियड था तुम्हारा 1206 से लेकर 1290 तक। 1290 में एक और डायनेस्टी स्टार्ट होता है, खिलजी डायनेस्टी बोलते हैं। बहुत जगह खिलजी भी बोलता है, बहुत जगह पर खलजी भी बोलते हैं। एक्चुअल वर्ड वाज खलजी डायनेस्टी। 1290 से लेकर 1320 तक। द थर्ड वन वाज तुगलक डायनेस्टी, 1320 से लेकर 1414 तक। ये लॉन्गेस्ट रेंज डायनेस्टी है, सबसे लंबा जो रूल किया इसी डायनेस्टी ने किया। नंबर 4 सईद डायनेस्टी, 1414 से लेकर 1451। शॉर्टेस्ट लिव्ड या रेंज जो भी आप बोले। इसके अलावा इन लोगों ने नो सुल्तान, अपने नाम के साथ सुल्तान यूज नहीं किया था, ये याद रखिएगा। और आखिरी है लोधी डायनेस्टी, 1451 से लेकर 1526। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें किसने कितने कितने दिनों तक राजपाट किया था, हालांकि जरूरी नहीं है, फिर भी लगे हाथ बोल दे रहा हूँ। ये 84 ईयर्स तक का था। अगर आप उसको माइनस करें तो वैसे भी निकाल पाएंगे। 30 ईयर्स, 90 ईयर्स, 37 ईयर्स, और ये है 30, ये होगा आपका 75 ईयर्स। तो आई होप एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि हम लोग जो असल पढ़ने वाले हैं इन्हीं 5 डायनेस्टीज के ऊपर पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये डायनेस्टीज जब आई 1206 में, तो 1206 में इंडिया का सिनेरियो क्या था ये समझना थोड़ा जरूरी है। और इंडिया में मुस्लिम कैसे आया ये भी समझना थोड़ा जरूरी है। तो हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली सुल्तानत, उसके पहले एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एडवेंट ऑफ इस्लाम। डिटेल लेक्चर नहीं होगा इसके ऊपर, बहुत छोटा होगा। जब मुस्लिम अरब की टेरिटरी से बाहर निकले, अरब मतलब उस वक्त सऊदी अरबिया तो नहीं था, उस वक्त हजाज बोलते थे। हजाज मतलब जो अरेबियन पेनिनसुला था उस पूरे को हिजाज बोलते थे। हिजाज से निकलकर ईस्ट की तरफ आए तो 1634 के टाइम में ही अटैक हो चुका था पहला। ऐसा नहीं है कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं वो पहला अटैक था, उसके पहले भी अटैक्स हुए थे। पहला अटैक जो हुआ था 636 में हुआ था, कैलिफेट उमर के वक्त में, बॉम्बे के वक्त में। प्रतिहार ने इसको रोका था। एग्जाम में आपसे पूछेगा भी कि मुस्लिम को किन लोगों ने रोका था, आंसर था प्रतिहार। इन लोगों ने मुस्लिम को वहां पे बहुत बड़ी जीत से रोक दिया था, या बोल सकते हैं कि मुस्लिम को कामयाबी नहीं मिली। फिर 2 अटैक्स और हुए, बट दोनों अनसक्सेसफुल रहे। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज बॉम्बे के पास में अटैक हुआ था। फिर मकरान बोल के एक जगह है, वहां पे 643 में अटैक किया गया और थोड़ी सी कामयाबी मिली। बट ये सब अटैक सिर्फ उस वक्त जो एनेक्सेशन के लिए था, ताकि ट्रेड को बढ़ सके। असल प्रॉब्लम होती है 711 में, जब श्रीलंका से कुछ एक जहाज में कुछ मुस्लिम और मर्द और उसके साथ कुछ तोहफा, गिफ्ट फॉर द देन सुल्तान, द देन कैलिफ ऑफ इस्लाम, श्रीलंका सिलोन के राजा ने भेजा था। ठीक है, सिलोन का राजा मतलब अगर आप देखो तो ये हमारा इंडिया है, ये जो श्रीलंका है दिस वाज सिलोन, CEYLON। और ये आगे जाकर ये अरब पेनिनसुला बनेगा।
तो यहाँ से जो शिप जाया करती थी वो इस तरह जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो इलाका है, इस इलाके को हम बोलते हैं कराची। आज की डेट में कराची पोर्ट बोलते हैं इसको। उस वक्त इसका नाम था देबोल। तो जब यहाँ से शिप जा रही थी तो उस वक्त समुद्री लुटेरों ने उस जहाज को इस जगह पर, यानी कराची या दैट टाइम देबोल, देबोल जो जगह थी वहां पे लूटा। प्रॉब्लम जस्ट ये नहीं था कि इस जहाज को लूटा, प्रॉब्लम ये था कि इसमें मुस्लिम औरतें या मुस्लिम सिटीजन थे अरब के, और उसके साथ जो यहाँ सिलोन के राजा ने जो गिफ्ट दिया था वो गिफ्ट भी था। तो अल्टीमेटली उस वक्त के राजा ने अपने गवर्नर अल हज्जाज को बोला कि तुम यहाँ के जो राजा है, कराची के जो राजा जिसका नाम था उस वक्त दहीर, इससे कंपेंसेट करने के लिए बोलो। दहीर ने बोला कि पहली बात, कराची मेरे इलाके में नहीं आता है, वो जो लुटेरा है उसको हम डिसओन करते हैं, हम उन लोग से नहीं निपट पाएंगे, ये आपका प्रॉब्लम है, आप समझिए। इस बात से गुस्सा होकर अल हज्जाज ने 2 एक्सपीडिशन भेजे अगेंस्ट राजा दहीर, बट वो फेल हो गए। फाइनली 712 में मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, इनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि ये तहीर को सबक सिखाए, और मोहम्मद बिन कासिम तहीर पर अटैक करते हैं। सिंध, फर्स्ट अटैक ऑन सिंध, फर्स्ट अटैक बाय मुस्लिम ऑन सिंध वाज मेड बाय मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जब ये अटैक कर रहा था तो उस वक्त दहीर ऐसा नहीं कि मर गया, बहुत सी बुक में लिखता है कि दहीर मर गया, नहीं, दहीर भागकर वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो प्रेजेंट डे इंडिया है वहां चला आया और सिंध को अकेला छोड़ दिया। इस तरह से सिंध मुस्लिम के कब्जे में चला आया। बैटल ऑफ रावा, बैटल ऑफ रावा बोलते हैं, रावर, बैटल ऑफ रावर, इसमें दहीर को हराया था। और इस तरह से फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपीडिशन ऑफ मुस्लिम इन इंडिया या अरब इन इंडिया विद द कंकर ऑफ सिंध कंप्लीट हुआ। इसके बाद 713 में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान भी जीता, और आहिस्ता आहिस्ता एक लंबा जर्नी था जो इंडिया में पंजाब तक का सफर तय होता है। बट अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना है कि पहला अटैक 712 में हुआ था सिंध में, दूसरा मुल्तान, ये दोनों को मोहम्मद बिन कासिम ने जीता था। इनका मकसद कुछ इस्लाम को प्रमोट करना या यहाँ इंडिया को रूल करना या सिंध को रूल करना, ऐसा कुछ नहीं था। इस बारे में काफी डिटेल जो हम लोग को मिलती है वो एक बुक से मिलती है जिसका नाम है चचनामा। चच Chachnama. Chachnama was the book written on the conquest of Muhammad bin Qasim in Sindh। ये अरबिक में लिखी हुई बुक थी। इसके असल राइटर का नाम किसी को नहीं पता, बाद में इस बुक का ट्रांसलेशन पर्शियन में किया गया। एक और बुक बाद में लिखी गई जिसका नाम था तारीख सिंध। इसका नाम थोड़ा आप देख लेना, तारीख सिंध, ये एक और बुक थी। इसके राइटर का नाम था मीर मोहम्मद मसूद। मैं मोहम्मद को एमडी ही लिख रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आएगा। मीर मोहम्मद मसूद। तो उस वक्त के सिंध के पूरे हिस्ट्री के बारे में यह जो अटैक था इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल मिलेगा चचनामा में। और जो दूसरी बुक इसके ऊपर सबसे ज्यादा लाइट देती है उसका नाम है तारीख सिंध, जिसके राइटर्स थे मीर मोहम्मद मसूद। इसके बाद एक लंबा डिस्टेंस रहता है 300 सालों का। मुस्लिम यहाँ से वापस चले जाते हैं, कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं आता है। यहाँ पे बुद्धिस्ट का वैसे ही अपना जो धर्म का फ्रीडम था वो चल रहा था। कुछ बुक्स में ऐसा प्रोपेगेंडा लिखा गया है कि मुस्लिम ने यहाँ अटैक किया था धर्म को फैलाने के लिए, बट हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं मिला, किसी भी स्टूडेंट ने नहीं माना। और 3 साल के बाद मोहम्मद बिन कासिम की भी सजा देकर डेथ हो जाती है पॉलिटिकल कारण की वजह से, वो जब अपने वहां जाते हैं तब। लेकिन इसके बाद जो पीरियड बच जाता है उस पीरियड में मुस्लिम कहीं भी नहीं रहता है, मुस्लिम भी नहीं रहता है और अरब भी नहीं रहता है। ठीक है। ये बहुत बड़ा चेंज इसमें क्या होता है कि अरब वर्ल्ड के लिए मुस्लिम, अरब वर्ल्ड के लिए इंडिया के दरवाजे खुल गए होते हैं, और इंडिया वाज अ हब ऑफ एजुकेशन एट दैट टाइम। यहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ था, और यही वजह थी कि अरब स्कॉलर्स या अरब
लर्नर्स इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए, यहाँ पे आके संस्कृत सीखा, यहाँ से बहुत सारा कुछ सीखा। साइंस को दूसरा सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट पहुंचाया वो मुस्लिम कम्युनिटी बन गई। इस जगह पर दो बुक्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलिफ मंसूर के वक्त में, कैलिफ मंसूर के वक्त में बहुत से हिंदूज को, इंडियंस को अरब में बुलाया गया, हिंदू स्कॉलर्स, म्यूजिशियन, पेंटर्स, ठीक है, इन सबको अरब में बुलाया गया ताकि उनके कोर्ट में वो लोग रहे, वहां पर उससे कोर्ट को आ, क्या बोले, रौनक बख्शे। और यहाँ पे कुछ किताबें पढ़ी गई। ब्रह्मगुप्त की दो बुक्स थी, एक का नाम था सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, सॉरी, ब्रह्म सिद्धांत और खाद्य, ये दो बुक्स का ट्रांसलेशन कराया गया अरेबिक, ट्रांसलेशन इनटू अरेबिक, और इस तरह से अरब और इंडिया का रिलेशन काफी मजबूत हो गया। पहले भी रिलेशन था, वो सिर्फ ट्रेड का रिलेशन था, ट्रेड का रिलेशन था, इसलिए वो जहाज इंडिया होके गुजर रहा था और इस्लाम इन लोग से पहले इंडिया में आ चुका था, लेकिन वो जस्ट केरला के बॉर्डर तक ही लिमिटेड था। यहाँ पर ये जब मोहम्मद बिन कासिम का एडवेंट के साथ इस्लाम के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन होता है हिंदुइज्म का, और मुस्लिम के साथ इंटरेक्शन होता है इंडियंस का। उस वक्त इंडिया में क्या चल रहा था हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। यहाँ पे क्या क्या डायनेस्टी थे वो सब अपने टॉपिक में अभी नहीं है, क्योंकि फिर टॉपिक से भटकेगा। मिडिल ईस्ट के बाद टर्की का एक दौर आता है। टर्की फर्स्ट वेर द अरब्स एंड सेकंड वेर द टर्कीज, जो इंडिया में आते हैं। टर्की हम लोग जनरली पढ़ते हैं दिल्ली सुल्तानत मोहम्मद बिन कुतुबुद्दीन ऐबक से, बट ऐसा नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर प्रॉपर एक किंग, एक डायनेस्टी स्टैब्लिश कर दिया था। इसके पहले डायनेस्टी स्टैब्लिश नहीं हुआ था, यही फर्क था बेसिक। इसके पहले मुस्लिम्स आए थे, तो मुस्लिम्स के इंडिया की तरफ आने की कहानी शुरू होती है 977 से। होता यह है कि सेंट्रल एशिया में गजनी बोलकर एक जगह था अफगानिस्तान में, गजनी वाज इन अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। गजनी एक जगह थी अफगानिस्तान में। गजनी की वजह से हम लोग महमूद गजनबी बोलते हैं। उस जगह का नाम था गजनी। यहाँ पर एक वॉन्डरर था जिसका नाम था अल्पतगीन। अल्पतगीन मतलब ये आवारा टाइप का आदमी था, घूमता फिरता रहता था। इसने एक डायनेस्टी बना दी, अल्पतगीन फर्स्ट डायनेस्टी बनाया इसने। इसकी मौत के बाद इसका एक दामाद था सबुक्तगीन। सबुक्तगीन ने इंडिया की तरफ अटैक किया। जिस वक्त ये सब हो रहा था उस वक्त इंडिया में बहुत सारी डायनेस्टीज चल रही थी। एक डायनेस्टी उसमें था जिसका नाम था आ, हिंदू शाही डायनेस्टी। ये चिनाब नदी से लेकर हिंदू कुश माउंटेन तक के बीच का एरिया को कंट्रोल कर रहा था। उस वक्त चंडेला भी था, उस वक्त चालुक्य भी था, उस वक्त काराचूरीज भी था। लेकिन हम लोग साउदर्न पार्ट या वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। चिनाब नदी से लेकर हिंदू कुश, दैट इज अफगानिस्तान के बॉर्डर तक, इस इलाके को जो कवर कर रहा था वो था हिंदू शाही डायनेस्टी। सबुक्तगीन ने इंडिया की तरफ आना चाहा। उस वक्त यहाँ पर हिंदू शाही डायनेस्टी का जो राजा था उसका नाम था जयपाल। जयपाल से अटैक हुआ और सबुक्तगीन फर्स्ट टाइम न हारा न जीता। जो दूसरी लड़ाई होती है उसमें सबुक्तगीन का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है तुम्हारा महमूद। वो अटैक करता है। बैटल था बैटल ऑफ वाई हिंद, बैटल ऑफ वाई हिंद। इसमें राजा अभी भी सबुक्तगीन है, उसका एक बहुत बड़ा जनरल बनकर आता है महमूद। वो जयचंद जयपाल को हरा देता है और जयपाल इस हार से इतना ज्यादा ह्यूमिलेट होता है कि वो खुद को जलाकर आग लगा लेता है। और इसके बाद इंडिया के रास्ते महमूद गजनवी के लिए ऑलमोस्ट खुल जाते हैं।
क्यों? क्योंकि अभी चूंकि राजा नहीं है, वो इंडिया में आ नहीं रहा है, इंडिया की तरफ आने का इरादा किया था। जैसे ही सबुक्तगीन मर जाता है, महमूद अपने आप को राजा डिक्लेयर कर देता है। महमूद के बारे में कहा जाता है उसके तीन नोबल्स थे। एक का नाम था फिरदौसी, इसको होमर ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं। एक था उत्बी, ये उसका हिस्टोरियन था। और एक था अल बेरूनी, आई होप ये नाम तो आपने सुना होगा, अ ग्रेट स्कॉलर। इसके बारे में बहुत सारी चीज ना। तो इन लोगों को अपने को पैट्रोनेज देकर रखा था। उद्बी ने अपनी बुक में कहा है कि महमूद ने मुस्लिम वर्ल्ड में अपना दबदबा बनाने के लिए कैलिफ्स के साथ एक रिकॉग्निशन कराया, खुद को कैलिफ से रिकॉग्नाइज कराया। और उसी वक्त उसने कसम खाई कि वो जितने भी बुत शुकन बन जाएगा। बुत शुकन मतलब मूर्ति तोड़ने वाला। बुत शुकन, ठीक है। कैसे बोले उसको, आइडोल ब्रेकर। अब मूर्ति तोड़ने वाला बनेगा तो मूर्ति था कहाँ? उसके ईस्ट में, दैट इज इंडिया में। तो उसने बोला कि हम जो इनफाइडल्स है उसके अगेंस्ट में होली वॉर छेड़ रहे हैं, बुत शुकन बना। और उसने इंडिया में क्या छेड़ दिया? जिहाद। तो जो पहला राजा था जो इंडिया में जिहाद टर्म यूज किया था, उसका नाम था महमूद गजनवी। ये सारी चीजें कहाँ मिल रही है? उद्बी की बुक्स में मिल जाती है। बट हिस्टोरियंस का मानना है ऐसा कुछ नहीं था। वो हो सकता है कि उसने बुत शुकन को कहा होगा और जिहाद झेला है, बट उसका मकसद कोई इस्लाम को फैलाना नहीं था इंडिया में। उसका मकसद था इंडिया से बहुत सारा दौलत लेना, क्योंकि यहाँ पर जो मंदिरें थी वो सब में बहुत दौलत था। अब ये हिस्टोरियंस का अपना अपना कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि अगर उसको सिर्फ पैसा ही लेना होता तो वो सोमनाथ मंदिर को बहुत देर के बाद नहीं तोड़ता, पहले तोड़ता। तो दोनों का एक रोल था, उसको पैसे भी चाहिए थे और जो अंधविश्वास वाला जो सेक्शन था उसको तोड़ने का भी काम था। अब जब ये अटैक करना चाह रहा है इंडिया में, तो इसमें 1000 से लेकर 1027 तक टोटल 17 एक्सपेडिशन किए, मतलब 17 बार इसने अटैक किया इंडिया में। और इसमें 1000, इसमें 1026 में शायद इसने सोमनाथ का मंदिर को अटैक किया था। सोमनाथ टेम्पल प्लंडर। अलबेरुनी इसी सोमनाथ मंदिर के अटैक के वक्त में इंडिया बुलाया जाता है। होता ऐसा है कि सोमनाथ मंदिर में एक बहुत बड़ा शिवलिंग रहता है जो एक कमरे के अंदर तैरता रहता है। महमूद गजनवी को ये मालूम होता है, लोगों का ये अंधविश्वास था, दौलत भी बहुत थी, अंधविश्वास भी था, तो वो खुद जाके देखना चाहता है मंदिर में क्या है। मंदिर में गया, देखता है वाकई एक बहुत बड़ा शिवलिंग जो है हवा में तैर रहा है बिना किसी सपोर्ट के। और उसको समझ में आता नहीं कि ये हो कैसे रहा है, तो वो अलबेरुनी को बुलाता है। अलबेरुनी आता है और वो एक ईंटा तोड़ने के लिए कहता है उस दीवार का। जैसे एक ईंटा टूटता है वो शिवलिंग एक तरफ शिफ्ट होता है। उसने बोला कि एक्चुअली ये मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से शिवलिंग लटकाया गया है, कोई करिश्मा वगैरह नहीं है, सब चुंबक का कमाल है। इसी को तोड़ने के लिए उसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया। बहरहाल मंदिर को तोड़ने का मतलब ये नहीं था कि उसने यहाँ से दौलत नहीं लूटी, इसने यहाँ से बहुत पैसा लूटा। मतलब अलबेरूनी ने अपनी बुक में लिखा है कि उस वक्त ये 2 करोड़ सिक्का, सिर्फ सोने का सिक्का, इस मंदिर से ले गया था। इसके अलावा जो नेकलेस, ऑर्नामेंट्स और बाकी चीजें वो तो छोड़ दीजिए, सिर्फ सोमनाथ मंदिर को तोड़ने के बाद, लूटने के बाद वो सिर्फ 2 करोड़ ले गया। ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि उसको चंगे उसको सेंट्रल एशिया में, उसको सेंट्रल एशिया में बहुत बड़ा पावर बनना था, मंगोल की तरफ पावर बनना था। इतना बड़ा पावर बनाने के लिए उसको बहुत सारा दौलत चाहिए था, और दौलत बैठा हुआ इंडिया में, इसलिए वो बार बार इंडिया में अटैक करता था। अगर उसको इंडिया में डायनेस्टी बनाना होता तो उसको कोई रोकने वाला नहीं था, वो इंडिया में ऑलमोस्ट सबों को हराया था। लेकिन उसने सिर्फ पंजाब का इलाका अपने पास रखा था, पंजाब और मुल्तान, बाकी सब इलाका पे उसको छोड़ दिया। मतलब ठीक है हम लूट लिए चले गए। उसका कारण क्या था? क्योंकि पंजाब और मुल्तान के जरिए इंडिया में एंटर किया जाएगा, जो भी उसके रास्ते में है उसको मारता चला गया। इसके बाद महमूद ने अपना कॉन्सिडरेशन पूरा गजनी में किया। अलबेरूनी से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अलबेरूनी, अलबेरूनी का असल नेम था अल रेहान। और इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था
किताबुल हिंद। इसी बुक का जब ट्रांसलेशन कराया गया तो उसका नाम तहकीक हिंद रख दिया गया। तो असल बुक का नाम था किताबुल हिंद, जिसको अल बेरूनी ने लिखा था। ध्यान, अल बेरूनी ने अपनी बुक में इंडिया के उस वक्त के सिचुएशन के बारे में बोला कि यहाँ क्या औरतों की हालत थी, क्या सती प्रथा थी, क्या एक्सपेडिशन डॉरी सिस्टम था, कास्ट सिस्टम क्या थे, सब कुछ लिखा। और अच्छा नहीं लिखा क्योंकि इंडिया में उस वक्त अच्छा कुछ था नहीं, ईमानदारी से लिखा जो भी था। बट इंडिया की हालत के बारे में हम लोग को अल बेरूनी की बुक से एक बहुत अच्छा क्लियर पिक्चर मिल जाता है। अब दूसरा दौर शुरू होता है मोहम्मद गोहरी का। मोहम्मद गौरी, नाउ द नेम वाज मोहम्मद गौर, एक जगह का नाम है। गजनी और हेरात के बीच में एक जगह था गौर, जिसको गुरु बोलते थे एक्चुअली, गोरे। तो इस महमूद गजनवी के वक्त में ही गौर जो एक जगह था, यहाँ पर एक गवर्नर था गियासुद्दीन मोहम्मद। ये जिस मोहम्मद की हम बात कर रहे हैं, मोहम्मद गौरी की, उसका बड़ा भाई था गियासुद्दीन मोहम्मद। ये गवर्नर था। जैसे ही महमूद की डेथ हो जाती है, इसने खुद को गौर का इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया। इंडिपेंडेंट रूलर। कुछ वक्त के बाद जब गजनी में क्राइसिस आया, तो वो क्या किया, खुद गजनी का राजा बन गया और अपने भाई को गौर का गवर्नर बना दिया। ठीक है, जब ये खुद गजनी का किंग बन जाता है, गजनी जगह का नाम है, याद रखिएगा, तो अपने भाई को क्या करता है, गौर का गवर्नर बना देता है। इस केस में गौर गवर्नर बनाता है गौर का अपने भाई को। भाई का नाम क्या था, भाई का नाम था भाई का नाम था मोइजुद्दीन मोहम्मद। इसी मोइजुद्दीन मोहम्मद को हम लोग पॉपुलरली मोहम्मद और गौरी बोलते हैं, क्योंकि गौर का गवर्नर था, इसलिए वहां से उसको गौरी बोलते हैं। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? ओके। नाउ अब देखो, ये उसका भाई था ना। पार्टीशन क्या हो रहा है, पार्टीशन ये हो रहा है कि गजनी है वेस्ट की तरफ और गौर है ईस्ट की तरफ। तो उसने बोला कि तुम भले यहाँ गवर्नर है, लेकिन तुम इंडिपेंडेंटली काम करो, क्योंकि हम तो गजनी में राजा बन के बैठे हुए, कोई हेडेक नहीं है। अब ये वेस्ट की तरफ जाएगा तो टर्की से लड़ेगा, अपने भाई से लड़ेगा, और ईस्ट की तरफ कोई नहीं है, तो इसने बोला कि हम ईस्ट की तरफ मूव करेंगे। और ईस्ट की तरफ मूव करने का मतलब है इंडिया। इसने इंडिया पे अटैक करना शुरू किया। कई सारी लड़ाई इसकी हुई थी, लेकिन जो नोटेबल लड़ाई है वो है 1191 में बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन ये फर्स्ट बैटल था। इसमें गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान कौन था, अजमेर और दिल्ली का राजा था, सिसोदिया घराने का रहने वाला था। और राजा कहाँ का था, अजमेर और दिल्ली। बहुत छोटा सा टेरिटरी का था, लेकिन उस वक्त इंडिया में जितने भी राजा अवेलेबल थे, उसमें सबसे पावरफुल राजा पृथ्वीराज चौहान ही था। इसने राजपूतों का एक कन्फेडरेसी बनाया और गौरी के अगेंस्ट में अटैक किया। गौरी हारा क्यों, गौरी ने सोचा यार इंडिया में क्या है, अब तो जीतते सब आ रहा है, और इंडिया में छोटा छोटा किंगडम में आपस में सब लड़ रहा है, तो ऐसे ही जीत जाएंगे। बट ये जब गया तो पृथ्वीराज चौहान वाज वन ऑफ द माइटेस्ट डिफेंडर इसके अगेंस्ट में मिला और इसको हरा दिया किसी तरह। गौरी जो है अपनी जान बचा के वहां से भाग जाता है। लेकिन फिर से अगले साल 1193 में वो वापिस आता है और 1192 में वापिस आता है। और इस वक्त होती है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन एक मैदान का नाम है, ठीक है, इसलिए वहीं पे तराइन की लड़ाई बोलते हैं। इस केस में फिर से गौरी और पृथ्वीराज चौहान
की लड़ाई होती है और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। और याद रखिएगा इस केस में गोहरी हारता है, और इस केस में चौहान या पृथ्वीराज थ्री ये डिफीटेड होता है। आप में से कोई बता सकता है क्या कि पृथ्वीराज के साथ क्या होता है इसके बाद? सर वो पृथ्वीराज को अफगानिस्तान शायद ले जाता है वो मुगल किंग, तो उसका बाद को उसको जेल में भर देता है ना। और कोई? हाँ सर। और कोई आंसर, मतलब किसी और को कुछ पता है? अक्षय कुमार की मूवी में दिखाया गया ऐसा? हाँ सर। हाँ, मतलब बॉलीवुड जो है ना, तुम्हारे WBCS के रास्ते में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, याद रखना। ठीक है, देखो होता अच्छा क्या सर। है, एक्चुअली में बहुत सारी एक एक किताब लिखी गई थी। किताब का नाम था पृथ्वीराज रासो। ठीक है, और इसके राइटर का नाम था चंद बरदाई। अब देखो, कुछ वक्त पहले आपने देखा होगा एक कंट्रोवर्सी हुई थी, अ, पद्मिनी, क्या नाम था उसका, पद्मावत। पद्मावत एक मूवी आई थी, याद है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी वगैरह का दिखाया था। तो एक्चुअली क्या है, ये सब एक मिथ है, मतलब ये जस्ट एक कहानी लिखी गई है, क्योंकि इसके कैरेक्टर्स का नाम और उसके लोकेशन हम लोग आज भी देख पाते हैं और उस वक्त एग्जिस्ट करता था, तो एक कहानी को रियल कैरेक्टर से जोड़ा जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि हिस्ट्री बताया जा रहा है। यही है प्रॉब्लम। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो के ऊपर पूरी कहानी लिखी, जिसमें उसको अफगानिस्तान ले जाया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई, और पोएटिक अंदाज में उसने उसको इन्फॉर्मेशन दिया कि सुल्तान कहाँ बैठा है, और उस तरह से वो उसको तीर से मार देता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जस्ट एक किस्सा कहानी है। होता क्या है, इसके बाद पृथ्वीराज को अजमेर लाया जाता है। गौरी के साथ पृथ्वीराज को अजमेर लाया जाता है और बोलता है कि अजमेर का तो तुम राजा था ही, तुम अजमेर का राजा रहो, लेकिन उस वक्त तक तुम राजा रहोगे जब तक तुम मेरे सबॉर्डिनेट होकर काम करोगे, मतलब मेरे से वफादारी दिखानी होगी। क्लियर है? पृथ्वीराज चौहान को उसका राजपाट लौटा देता है, और यहीं पे कुतुबुद्दीन ऐबक का एंट्री होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में गौरी के साथ आता है, क्योंकि वो हार गया होता है, तो अपने सारे बेस्ट जनरल्स को लेकर आता है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यलदौस, कमरुद्दीन कबाचा, ये सब कोई आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलता है कि तुम अजमेर में रुक जाओ, कि अगर कभी कुतुबुद्दीन ऐबक, अगर कभी पृथ्वीराज चौहान बगावत करता है, दैट इज रिवोल्ट करता है, या अपने वादे से फिर जाता है, हमसे वफादारी तोड़ देता है, तो तुम उस पर अटैक कर देना। इसी वक्त पृथ्वीराज चौहान के राजपाट लौटाने में एक कॉइन इश्यू किया जाता है, जिसपे लक्ष्मी देवी का एक इमेज बना हुआ था, और इस कॉइन के पीछे में वो लिखवाता है अपना नाम, मोहम्मद बिन साम। उसके बाप का नाम एक्चुअली साम रहता है। WBCS 2020 के मेंस में क्वेश्चन आया था कि किस राजा का नाम साम था। आई होप आंसर मिल गया होगा कि किस राजा का नाम साम था। मोहम्मद गौरी का। क्लियर है? आगे बोले, या कोई सवाल है किसी का? नहीं सर। ओके, ये थोड़ा रिस्पॉन्स दे दिया करना, ठीक है, नहीं तो पता लगा कि हमसे बोल रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपका टाइम बर्बाद हो। क्लास ठीक चल रहा ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, या वन लाइनर लिखवाना शुरू कर दें? हाँ सर ठीक है। ओके ठीक है। तो यहाँ तक रहा मोहम्मद बिन महमूद गौरी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का कोलैबोरेशन। कुछ वक्त के बाद जब गौरी चला जाता है, पृथ्वीराज चौहान बगावत कर देता है। बगावत का मतलब विद्रोह कर देता है, उसको मार दिया जाता है, और उसके बेटे को फिर राजा बना दिया जाता है अजमेर का। राजा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि असल जो रूलर है वो है वो है मोहम्मद बिन महमूद, मोहम्मद गोहरी। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, ही वाज जस्ट अ जनरल इन इंडिया।
1206 में होता क्या है कि 1206 में डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी का कोई बेटा नहीं होता है, मेल यार, उसकी सिर्फ बेटियां ही रहती है। लेकिन मोहम्मद गौरी अपने जो, ये सब गुलाम था, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ये सब गुलाम था। इसके कुछ स्लेव्स थे, इसके 3 बहुत बड़े स्लेव थे जो बहुत बड़े राजा बनते बाद में। स्लेव का नाम था नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसकी डेथ के बाद इंडिया यानी दिल्ली और अजमेर उसको अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता है। दूसरा होता है ताजुद्दीन यलदौस, ये गौहर पे अपना कब्जा दिखा देता है। और तीसरा एक रहता है जिसका नाम होता है अच्छा, ये सिंध पे अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है, ये दिल्ली में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं मोहम्मद अपने जिंदगी में ही इन लोगों से बहुत प्यार करता था, ये उसके बेटे की तरह था। उसने एक बार कहा था कि मेरे 1000 से ज्यादा बेटे हैं। तो उसके गुलाम इतने थे, और उसको गुलाम का मतलब ये नहीं कि तुम मारना काटना, गुलाम का मतलब हम खरीदे हैं और अपने बच्चे की तरह पाल रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को जिसने खरीदा था वो उसको बहुत बहुत पाला था। वो बिकते बिकते पहुंचा था मोहम्मद गौरी के यहाँ। तो ये लोग जस्ट गुलाम नहीं थे, ये लोग उसके बेटे की तरह था। जब उसकी डेथ हो गई तो उसकी टेरिटरी के लिए कौन वारिस होगा ये डिक्लेयर नहीं किया था, अचानक से इसकी डेथ हो गई। तो इसके बाद जो जहां था वहीं पे उन लोगों ने अपनी अपनी टेरिटरी को डिवाइड किया। अब क्या हो गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली में आ गया तो यहाँ से शुरू होता है 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक का दौर। और इसी दौर को हम बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी का फाउंडेशन। इंडिया में पहली मर्तबा एक मुस्लिम रूल कायम होने वाला है। अब नोट कर लो कि इससे पहले मुस्लिम मुस्लिम रूल था या मुस्लिम रूल नहीं था। अब यहाँ से शुरू होगा मुस्लिम रूल, जिसको हम बोलेंगे स्लेव डायनेस्टी। ये पीरियड 1206 से स्टार्ट होगा और 1292 तक, 1294 तक चलता रहेगा। ठीक है, सिर्फ ऐबक लिख दे रहे हैं यहाँ पर।